देश में जब चुनाव होता है तो तीन तरह के मतदाता होते हैं। एक वो जिन्हें समझाना पड़ता है कि मत क्या है, मुद्दा क्या है और वोट किसे देना है, और उसके बाद वो वोट दे देते हैं। एक वो लोग होते हैं जिन्हें समझ होती है और वो जाकर अपने पसंद का वोट कर देते हैं। और एक वो लोग होते हैं जिन्हें समझ भी होती है और लोगों को समझाते भी हैं, बताते हैं कि देश का मुद्दा क्या है, वोट किसे देना है, किन मुद्दों पर देना है। और वो लोग कहाँ पाए जाते हैं? वो लोग विश्वविद्यालयों में पाए जाते हैं, महाविद्यालयों में पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें मुद्दों की समझ होती है, सियासत की समझ होती है। और इसीलिए हम छात्र संघ के अपने इस खास कार्यक्रम में देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों से, वहाँ के छात्रों से बात करेंगे कि आखिर इस चुनाव का मुद्दा क्या है, देश की युवा पीढ़ी सोचती क्या है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और उनके लिए कौन मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। और इसी क्रम में आज हम हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सामने और वहाँ के लोगों से बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि उनके लिए इस लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या होने वाला है। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आप यहीं के स्टूडेंट हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या करते हैं आप? पीएचडी कर रहे हैं हम यहाँ से, और नाम आखिर किस सब्जेक्ट में करते हैं? जियोलॉजी। जियोलॉजी में? जियोलॉजी में चुनाव हो रहा है तो पूरा देश चुनाव के उसमें है, सब जगह चर्चा है। आपके विश्वविद्यालय में भी चर्चा होती है? बिल्कुल। क्या चर्चा होती है? चुनाव की चर्चा ये चल रही है हमारे वहाँ, जैसे एजुकेशन यूनिवर्सिटी है तो एजुकेशन से रिलेटेड से ज़्यादा बातें होती हैं। यहाँ इस यूनिवर्सिटी का ये रहा है कि यहाँ के जो लोकल लीडर हैं वो हमेशा टारगेट करके अपना टिकट बचाने और इन सब चीज़ों पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मानव की फेलोशिप बंद हो गई है, हमारी नॉन नेट की फेलोशिप नहीं बढ़ाई गई है और हमें रेगुलर वाइस चांसलर 1.5 साल से नहीं दिया जा रहा है। ये सब मुद्दे हैं हमारे जो हम डिस्कस करते हैं। ये विश्वविद्यालय का मुद्दा हो गया। देश के मुद्दे जिन पर चर्चा होती है विश्वविद्यालय में, उस पर यह है कि मोदी जी ने जो वॉशिंग मशीन बनाई थी उसमें कोई भी जाता है तो उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। जो कहते हैं इंडिया का गठबंधन चोरों का गठबंधन है, उस गठबंधन के लोग जब इनके में शामिल हो जाते हैं तो वो सही हो जाते हैं। इनके जो वादे थे इससे पहले के इलेक्शन में 2019 में या 2014 में, वो वादे अभी तक पूरा नहीं हुए, फिर से वो नया झूठ बोल देते हैं जो इस बार के अपने वादे कर रहे हैं वो। तो ये सब चीज़ें हम लोग की है। ये डिस्कशन होता है तो इस डिस्कशन में क्या आपके टीचर्स भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, टीचर भी हमारा शामिल होते हैं, साथ देते हैं। बात आज जो मुद्दे, जिन मुद्दों पर बहस हो रही है देश में, मीडिया में, आपके मुताबिक चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनाव में सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं उनको फ्री, जो ईडी सीबीआई हैं उनको फ्री कर दे गवर्नमेंट, वो अपना इंडिपेंडेंट काम करे, किसी गवर्नमेंट के मातहत वो काम ना करें। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं कुछ हद तक वो जो है इनके प्रेशर में नहीं है, वो फ्री फैसले दे रहे हैं अपने। और ये जो वादे कर रहे हैं कोई वादा इनका पूरा नहीं होता है, ना रोजगार ना शिक्षा, किसी चीज़ पे खड़े नहीं उतरते। इनकी सिर्फ एक ही पॉलिटिक्स है कि इनको कुर्सी चाहिए, चाहे स्टेट की हो चाहे इनकी सेंटर की हो। आप भी यहीं के पूरा छात्र हैं, मौजूदा वर्तमान छात्र हैं? नहीं, मैं मौजूदा छात्र हूँ यहाँ। आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या, किस कोर्स में है? मेरा MBA फाइनल ईयर है और मेरा MBA हॉस्पिटलिटी से चल रहा है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ का छात्र नेत्रागिरी में भूमिका निभा रहा हूँ। और जैसे 2024 के चुनाव की बात है तो 2024 का चुनाव है तो अलीगढ़ में जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि चुनावी माहौल जब भी होता है, अलीगढ़ में हो या किसी भी शहर में हो, क्योंकि चुनाव का मसला ये होता है कि एक फ्यूचर का मसला होता है, एक नौजवान के फ्यूचर का मसला होता है, एक बेरोज़गार की रोज़गार का मसला होता है, एक किसान की किसानी खेती का मसला होता है। क्योंकि चुनाव का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक इंसान का मसला हो। चुनाव का मसला ये होता है कि जो भी रहनुमा या नुमाइंदा चुन के आएगा तो उसको सबका ही देखना है। अब उसमें ये नहीं कि वो सिर्फ एक पढ़े लिखे तबके को ही देखेगा, उसे देखना है बेरोज़गार तबके को भी देखना है, उसे नौजवान तबके को भी देखना है, उसे बुज़ुर्ग तबका है उसके लिए भी फ़िक्र करनी है। तो जो फ़िक्र है वो आम है, तो उसी फ़िक्र पे बात करनी है और 2024 पे इसी तरह से चुनाव को देखना है। क्या नाम हुआ आपका? परिचय? आसिफ इद्रीस। मेरा नाम आसिफ इद्रीस है। मैं यहाँ पर फॉर्मर कैबिनेट भी था। JNU से मेरा मास्टर्स है। इस टाइम मैं यहाँ PhD एस्पिरेंट हूँ। मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई इंटरव्यू टू बी शेड्यूल्ड। अब देश में जो चुनाव के दौरान जिन मुद्दों पर बात हो रही है उन मुद्दों में और जो इस देश के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में जो छात्र पढ़ने वाले हैं उनके मुद्दों में क्या अंतर है?
वैसे अगर देखें तो ऐसा कोई ख़ास अंतर नहीं है, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी भी एक तरह से देश का ही पार्ट है। अगर हम आज बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो मुमकिन है यूनिवर्सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो सकता है, प्राइसिंग का इशू हो सकता है, फ़ीस इशू हो सकता है, लेकिन अगर हम उसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो आज की तारीख में जो मुल्क में सियासत चल रही है उस पर हमें ज़्यादा गौर व फिक्र करनी चाहिए। जिस तरह से मीडिया हाउसेस, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी, जिस तरह से गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स वर्क कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पर कि वो बिल्कुल बैकफुट पर चली जाएं इलेक्शन के अंदर, इस चीज़ पर हमें ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। अगर हम बात करें मौजूदा हालात की, इस टाइम दिल्ली जो कि इस देश की राजधानी भी है और एक यूनियन टेरिटरी भी है, एक स्टेट भी है, वहाँ पर गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की, वहाँ के मुख्यमंत्री जेल में हैं। ईडी के केस में उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने उन्हें अरेस्ट किया हुआ है, वो जेल में है, ठीक है, हम मान लेते हैं, चलिए कोई घोटाला है, कोई बात है, समझ में आती है बात। लेकिन ये घोटाले से जब तक क्यों है, जब तक आप भाजपा के पाले में नहीं आ जाते, जब तक उनकी गोद में आके नहीं बैठ जाते हैं। अगर आप पिछले कई साल का रिकॉर्ड उठाएं, जब से 2014 से चुनाव शुरू, मतलब मोदी सरकार आई, तब से हम एक चीज़ देखें तो जिसके ऊपर भी ईडी या सीबीआई की जांच बैठी, वो सब भाजपा के पाले में या उनकी गोद में आकर बैठ गए और वो सब एक वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ़ सुथरे हो गए। चाहे हम असम की बात करें, बंगाल की बात करें, बड़े बड़े घोटाले हुए। लंबी लिस्ट है, लेकिन एक बात और बताइए, क्या आपको लगता है कि ये जिस घोटाले की बात होती है या जिन घोटालों में वो पुराने नेता शामिल थे, वो सब घोटाले हवा हवाई हैं या कुछ है भी? देखिए एक चीज़ है, मैं एक बात बोलूँगा, वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, बट द पॉइंट इज़ क्या हम बाकी चीज़ों पर गौर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हुआ आज की तारीख में, किसी ने उस पर बात करी? एक कंपनी जो उधर पीछे अगर आप कैमरा दिखाएं तो उस तरह की बिल्डिंग में जो दो दुकानों में एक कंपनी चल रही है, जिसका टर्नओवर भी शायद माइनस में चल रहा हो, घाटे में चल रहा है, वो कंपनी हज़ारों करोड़ रुपए चंदा दे देती है और चंदा देती है एक पार्टी विशेष को, जो है भाजपा। उस पर कोई बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर कहीं पर एक आप बात कर रहे हैं और हम दोनों मिलकर बात कर रहे हैं, जी, ये काफ़ी है। नहीं, बात ये काफ़ी नहीं है। यही एक बड़ी दिक्कत है कि लोगों को आज ये समझा दिया गया है हिंदुस्तान के अंदर कि आपका ज़िंदा रहना, आपका खाना कमाना ही आपकी ज़िंदगी है। बट दिस इज़ नॉट द डेमोक्रेसी विच आवर एंसेस्टर्स हैव फॉट फॉर। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर हालात बहुत संगीन है, जिस पर सबको गौर व फिक्र करनी चाहिए। आज की तारीख में मतलब इतना बड़ा, हर बार कुछ ना कुछ नया आता है और उसे दबा दिया जाता है एक नए मुद्दे के साथ। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को किसी नई चीज़ के साथ दबा दिया गया, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा पूरी तरह से दफन हो गया। पूरे मीडिया हाउसेज ईडी शराब घोटाला पे लग गए। किसी ने पूछा वो पैसा कहाँ से आया था, वो कंपनी कहाँ थी? कई हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला था, कई हज़ार करोड़ रुपए का। आपने पूछा, हम सुना रहे हैं। कौन क्या खाएगा, क्या कौन पहनेगा, क्या मुद्दा ये होना चाहिए, या इसके अलावा भी युवाओं के लिए मुद्दे क्या हैं? बहुत सारे मुद्दे, जैसे मान लीजिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहीं की बात करेंगे। ये जो आप इस वक्त गेट देख रहे हैं, तो इसी की इनोग्रेशन में मोदी जी ने बकायदा लाइव इनोग्रेट किया था। इसी का फिर तभी लक़ब दिया था मिनी इंडिया का, एमयू का, इसी जो ये सेंट्रल गेट है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो बजट आया उसमें आपने देखा होगा कि यूजीसी का खुद गवर्नमेंट ने करीब 61% फंड काट दिया। एक तरह से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं उसको भी प्राइवेट की तरफ मजबूर करा जा रहा है, उसे घसीटने के लिए कि मजबूर मत आप उधर जाइए। क्यों? जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मजबूर हो रही सेल्फ फाइनेंस कोर्स लॉन्च करने के लिए। जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स क्या होता है कि बच्चा अपने प्राइवेट फ़ीस की तरह ही यहाँ पे करके पढ़ेगा। जो फीस पूरे साल की 4000 थी, उसके 40,000 रुपये पे कर रहा है बंदा। ये एक तरह से गवर्नमेंट ने अपना पल्ला झाड़ लिया, बच्चों खुद पढ़ना हो पढ़ो, वरना मेरे गुलाम बन के रहो, एक तरह से। और ज़्यादा कोई बंदा अगर सामने निकल के आता है कि क्या नाम है, हमें रोज़गार चाहिए या फिर हमारे एजुकेशन जो इतना हाई हो रहा है उसको लो करिए, तो उसको धर्म के चंगुल में फंसा दिया जा रहा है। कोई पार्टी हो, हमेशा धर्म की राजनीति हमेशा हुई है। कभी कहीं 20% हुई, तब 80% हो रही है। तो कहीं ना कहीं धर्म में लपेट दिया जाता है कि बंदा आगे कुछ बोले ही ना, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान सोचता है कि अरे गुनाह ना मिले, पाप ना पड़े, तो इंसान वहाँ चुपचाप हो जाता है, भले ही, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि इनकी नफ्स क्या है। समझ रहे हैं आप? फिर कोई भी धर्म का हो, ऐसी लपेटा जाता है चीज़ें। जब मैंने ये बात कही कि मुद्दे क्या होने चाहिए, तो ऐसे मुद्दों पर कभी आपने चर्चा सुनी थी कि किस तरह से विश्वविद्यालयों को सेल्फ फाइनेंस मोड में भेजा जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है, एजुकेशन दिनों दिन महंगा होता जा रहा है? चर्चा इस पर हुई? नहीं होती, इसलिए कि इस पर चर्चा कोई करना नहीं चाहता। इस पर चर्चा करने में दिक्कत है, उस पर चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है कि कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा,
नवरात्रि में क्या खाएगा, सावन में क्या खाया। और ये जो चीज़ है, ये सबसे आसान काम है। इस पर कुछ कहना और प्रतिक्रिया पाना। आप भी इधर आएं। आपको कुछ दुख पीड़ा है कुछ, या सब ठीक है? नहीं, दुख पीड़ा तो है, जाहिर सी बात है। जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो जनहित में तो है नहीं भाई। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है ना। और 24 में भी वो मुद्दा रहेगा। जिस तरह से मतलब जॉब्स नहीं है स्टूडेंट को। मैं खुद AMU स्टूडेंट रहा हूँ, फॉर्मर स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है। मतलब अभी तक जॉब्स नहीं है। मेरे साथ में काफ़ी लोगों ने इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा। आपकी जॉब हो गई? मेरी जॉब हाँ हो गई, संविदा पे लगी है, पर लग गई है पर, है ना। और लोगों के नहीं है। बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस तरह हिंदुस्तान में। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, कोई भी इंसान आवाज़ उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ED CBI छोड़ दें उसके पीछे तो जेल में डाल दिया जाता है। अभी मौजूदा करंट में अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए हैं, आपको बताइए, ठीक है। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश करी। विपक्ष में जो भी लीडर बोलेगा उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। सबसे लेकिन एक बात बताओ, लोग भी तो नहीं बोल रहे हैं। मतलब कहाँ देख रहा हो, पता नहीं कैसे कैसे मसले पे चर्चा कर रहा है। लोग बोल रहे हैं सर, पर बोल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो नहीं पता है कि ज़्यादा बोलेंगे तो आपको पता ही है कि उनके पीछे भी ED CBI छोड़ दी जाएगी, वो भी जेल चले जाएंगे। इसलिए विपक्ष भी कमज़ोर है आज के वक्त में। उस तरह से नहीं बोल रहा, जिस तरह से उसे बोलना चाहिए। लोगों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। लोग डर रहे हैं। डर का थोड़ा सा माहौल तो है ही है, क्योंकि बोल नहीं पा रहे ना सबसे। वोट तो आदमी करता है, आम जनता करती है। आम जनता क्यों वोट उन मुद्दों पे नहीं करती जिन मुद्दों पे वोट होना चाहिए? वो क्यों जाति पर करती है, वो क्यों धर्म पे करती है? देखिए, असल में क्या है कि ये एक तरह से इन्वायरमेंट बनाया जाता है। जैसे आप कहेंगे कि बार बार मुझे कहेंगे कि ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, तो 4 लोग देखने वाले यही कहेंगे कि ये बहुत खतरनाक है। कोई किसी बात को बार बार जब दोहराया जाएगा तो डर और भय पैदा होता है। और बार बार दोहराता कौन है? नेता कहता है और मीडिया उसे बार बार बजाती है। और सर, इसमें नुकसान सभी लोगों का है। जैसे मतलब हिंदुस्तान में 70 से 80% हिंदू हैं, लेकिन गैस 1100 मिल रहा है तो आपको भी उतने में मिल रहा है, मुझे भी उतने में मिल रहा है। ये नहीं पूछा जाता है कि भाई आपका नाम क्या है, या आपको 300 में दे देते हैं। चलो, अगर ये हो जाता ना, तब भी मुसलमान इस चीज़ से वो कर लेते हैं कि चलो ठीक है, हिंदू को तो मिल रहा है, या रोजगार देते तो सारे हिंदुओं को तो दे दो कम से कम। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो हिंदुओं का भी बढ़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। हिंदुओं की आबादी 70% है, तो आपकी 70% लोग भाई बेरोजगार होंगे। जब होंगे तो जाहिर सी बात है। आप बात बहुत अच्छी कर रहे हो, और आप इधर आइए, आप बात बहुत अच्छी कर रहे हो। महंगाई है तो सबके लिए है, वो कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख ईसाई, कोई अंतर नहीं पड़ता है। गैस महंगा है सबके लिए, राशन महंगा है सबके लिए। उसके पीछे सरकार छुपती कैसे है? इन्हीं मुद्दों की वजह से छुपती है कि चलो ठीक है, दूसरे मुद्दे ला दिए। जैसे संजय सिंह को भी छोड़ा गया। अगर आप देखेंगे ED कितना बड़ा अभी वो करके रखा है, सबको पकड़ लेते हैं। राहुल गांधी को भी पकड़ने वाले थे, खैर उन्होंने उनको छोड़ा हुआ है क्योंकि सबसे बड़े अपोजिशन लीडर के सबसे बड़े लीडर हैं। अरविंद केजरीवाल को पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया। अगर पकड़ लिया ठीक है, सच्चाई वही है। संजय सिंह को छोड़ा कैसे गया? सुप्रीम कोर्ट में जो उस दिन दलीलें दी गई, ED ने खुद कहा कि हमें कोई इससे ये नहीं। 6 महीने के बाद, 6 महीने जो वो अंदर रहे, इसका कंपनसेशन कौन करेगा? सरकार करेगी। करना चाहिए उनको ना, क्योंकि आपने पकड़ा भाई। ये ट्रायल का हिस्सा है, ट्रायल की प्रक्रिया है, इस बात को आप भी समझिए। हाँ, ये इस पर सवाल उठाया जा सकता है कि गिरफ्तारी जरूरी थी अगर लेकिन ये ट्रायल का हिस्सा है। मैं और भी बात करूँगा। तो कुछ आप कह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि 2014 के बाद से जब तक बीजेपी हुकूमत आई है हिंदुस्तान के अंदर, तो जैसे बच्चे ने कहा बात कि यहाँ जो हिंदू मुस्लिम की जो M और H का फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं जहनों में तासुब नज़र आता है। आज चलती सड़कों पर आपको नज़र आ जाता है, क्योंकि हमने 2014 के बाद से बहुत से इंसिडेंट ऐसे देखे हैं जो एक भीड़ की शक्ल में एक इंसान को मार दिया जाता है, ट्रेन के चलते सफ़र में मार दिया जाता है, या किसी बात पे कोई आपस में नोकझोंक हुई, उस बात पे एक भीड़ आती है और पूरी उमड़ के उस मार देती है। तो उसमें हमने देखा कि M और H का फैक्टर बहुत ज़्यादा नज़र आया। नफ़रतें बढ़ी, क्योंकि ये फैक्टर मुस्लिम विद्यालयों में भी नज़र आया, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 2014 से पहले जो आपसी मोहब्बत थी, भाईचारा था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आया। हम लोगों ने भी अपनी आँख से देखा है। लेकिन 2014 के बाद, 2014 के बाद से 2014 के पहले सब तो नॉर्मल था, सब नॉर्मल था। एक प्लेट में खाना खाते थे, एक थाली में खाना खाते थे, एक दूसरे का झूठा खा लेते थे। लेकिन 2014 के बाद से जो लोग इनके राजनीतिक हैं ना, जो सो कॉल्ड लीडर बनते हैं इनके, वो बच्चों को इस्तेमाल करके अपनी राज्य का बढ़ावा करना चाहते हैं, अपनी राज्य के स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं। उसकी वजह से नफरत का हाल हुआ। लेकिन जी अलीगढ़ का में कौन किसके बीच इस बार चुनावी जंग है? देखिए, अभी हम हाल फिलहाल देखें तो सबसे बड़ी जो जंग अलीगढ़ में मौजूद है वो बीजेपी की तरफ से सतीश गौतम और दूसरी तरफ विजेंद्र सिंह की तरफ से है मेजर।
और अभी अभी तीसरे प्रत्याशी और आए हैं जो कि बसपा ने कैंडिडेट अपना चेंज किया है। बीजेपी के तो ये जो ये सतीश गौतम की बात आप कह रहे हैं, मेरी जानकारी में वो तीसरी बार खड़े हो रहे हैं। हाँ, तीसरी बार 2 बार वहाँ यहाँ अलीगढ़ के लोगों ने जीता है। दो बार वो यहाँ के सांसद रह चुके हैं। ये कैसे लोग मतलब देखिए, अगर हम इसकी बात करें ना, तो ये बहुत सिस्टमेटिकली कई सालों में लोगों के जहन में डाला गया, धीरे धीरे पिरोया गया कि देखिए, अगर आप सत्ता नहीं बदलेंगे, कांग्रेस को बुरा दिखाया गया, करप्ट दिखाया गया, हर चीज़ दिखाई गई, मुसलमानों को देशद्रोही दिखाया गया, ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ अकोमुलेट होकर के एंड में इस तरह से पैदा हो गई कि कुछ भी हो जाए, हमें वोट भाजपा को ही देना है। आज की तारीख में अगर देखें, किसान आंदोलन हुआ, सैकड़ों किसान, सौयों किसानों की मौत हो गई, लेकिन फिर भी किसानों से अगर जाके पूछे, वोट देने को तैयार है। लेकिन उन जगहों पर जहां पर मेजरली धर्म के नाम पर लोगों का जहन ब्रेन वॉश कर दिया गया है। नहीं, लेकिन एक बात बताओ, आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, तो किसान आंदोलन में जो लोग साल भर 13 महीना बैठे थे दिल्ली की सीमाओं पर, वो भी गए तो कमल खिलाए। ये कैसे हुआ? तो यही तो बात है। देखिए, सुनिए, आप एक बड़ा तबका आप देख रहे हैं, वहाँ पर कितना बड़ा तबका मौजूद था जो कि किसान आए, जो कि कंसर्न लोग थे। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में कौन सा मेजर लोग किसान आए थे? वो पंजाब से आए थे। पंजाब में कौन सा कमल की था? वहाँ तो आपकी सरकार है। लेकिन ये पश्चिमी यूपी में तो खिला। पश्चिमी अगर यूपी की बात करें तो देखिए, अब हम कह नहीं सकते इस बात को खुल के, लेकिन खुल के कह दीजिए। मुमकिन है कोई एक डिपार्टमेंट दबाव बना रहा हो किसी भले आदमी पर। अभी जयंत चौधरी भाजपा की गोद में जाके बैठ गए सिर्फ इस बात पे कि चौधरी चरण सिंह जी को प्रोत्साहित कर दिया गया है। तो ये अगर इस तरह से इंस्टीट्यूशंस वर्क करेंगे, इस तरह से ब्रेन वॉश करते चले जाएंगे, तो जो ज़मीन पर राजनीति है वो यहीं के यहीं रह जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़हीम अली खान। फ़हीम भाई, एक बात बताओ, ये सामान्य चर्चा कर रहा हूँ, विश्वविद्यालय कॉलेज के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या मुद्दा है? आपके लिए क्या मुद्दा हो सकता है चुनाव के दौरान? वैसे तो मैं इन सब चीज़ों में बढ़ता नहीं हूँ, लेकिन चुनाव के दौरान ये है कि मोदी जी, जैसे चुनाव हो रहा है, हमारे यहाँ तो विजेंद्र सिंह लड़ रहे हैं, तो हमारे यूनिवर्सिटी से जितने भी छात्र हैं सब विजेंद्र सिंह को ही सपोर्ट करेंगे। उसकी एक मेन अहमियत ये है कि जिसमें ये हमारे जो ये जो MP हैं सतीश गौतम, ये AMU के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और हर वक्त उनका यही लगा रहता है कुछ ना कुछ विवाद कराएं, और AMU के विवाद की वजह से ही इनकी राजनीति चल रही है। अगर AMU ना हो तो ये ज़िंदगी में कभी सांसद भी ना बने, और ये दूसरी बार सांसद जो बने वो AMU की ही वजह से बने, उसी की राजनीति बने। अगर ये कुछ ऐसा कराते हैं, हो सकता है फिर ही बन जाए, लेकिन इनका पूरा लक्ष्य यही है कि दोबारा से यह विवाद कराएं, अब वो अपनी राजनीति चमकाएं। एक बात अब आपसे एक बात आपसे समझनी है, ये जो AMU के स्टेटस को लेकर के जो बहस है, सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, इसको लेकर विश्वविद्यालय या अलीगढ़ में क्या चर्चा होती है? इस पर कुछ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे सेफ रखा है अपने पास, तो अभी सब उम्मीद कर रहे हैं कि स्टेटस मिल जाएगा माइनॉरिटी का। और यहाँ बीजेपी ने खासकर तो चाहा नहीं कि मिले, क्योंकि यहाँ पे खासकर जो सांसद, जैसे इन्होंने फ़हीम भाई ने भी बोला सांसद के बारे में, बीजेपी एक वाहिद सांसद ऐसा है जो शायद बीजेपी वो मोदी जी के चेहरे पे जीतता है। ये बंदा अपने आप को वोट ना दे, अगर इससे कहा जाए तो जाके वोट दे आओ, तो अपने आप वोट नहीं देंगे। ये खुद दूसरे प्रत्याशी जो है विजेंद्र सिंह, उन्हें वोट देकर आएंगे। इनकी छवि ऐसी नहीं है वोट वाली। ये सिर्फ और पूरे देश में आप देख सकते हैं कि 70-80% ऐसे होंगे जो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे ही जीत रहे हैं, बाकी कोई भी कैंडिडेट लाइक नहीं है। चलिए अब हम एक देशव्यापी बात करते हैं। एक आदमी मछली खाता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, और वो एक आदमी उस पर आके प्रतिक्रिया देता है। आप खा करके पोस्ट करने को बुरा मानते हैं या प्रतिक्रिया देने वाले को बुरा मानते हैं, या दोनों में एक को बुरा मानते हैं एक को अच्छा मानते हैं? प्रतिक्रिया देने वाले को। अगर आप बात देखिए, जिनकी बात हो रही है वो है नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी स्टेज पे खड़े होकर इस बात पर। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश संविधान से चलता है। संविधान हर व्यक्ति, हर इंसान को ये आज़ादी देता है कि उसे जिस धर्म का पालन करना है, जो खाना है, जिस समय खाना है, जो पहनना है, जिस समय पहनना है, वो पहन सकता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या कोई और जेंडर हो। लेकिन आप देखिए कि राजनीति किस स्तर पे आ चुकी है कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री इस बात को उठाते हैं कि ये देखिए नवरात्र में पोस्ट कर रहे थे मछली मांस का। इसी पर एक सवाल थोड़ा सा इसको मैं दूसरी तरफ से देख रहा हूँ। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन एक जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी था वो खा करके ऐसा दिखा रहा है। डू यू थिंक कि ये भी इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप मुझे एक चीज़ समझाइए, वो कैसे गलत है? मेरी एक मैंने कभी गलत नहीं कहा। कोई भी जो बोल रहा है,
वो कैसे गलत है? मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट मुझे इस बात की इजाज़त दे रहा है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मैं कुछ भी पहन सकता हूँ। अभी मैं एक गाड़ी खरीद के लाया, ठीक है, मान लीजिए मेरे पड़ोस में गाड़ी नहीं है किसी के पास, मैं गाड़ी खरीद के लाया, मैंने उसका फ़ोटो खींचा और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसमें मेरा पड़ोसी जल के क्या शीशा फोड़ देगा या उस पर प्रतिक्रिया देगा तुमने फ़ोटो क्यों डाला? मेरा अपना पैसा, मैंने कमाया, मेरा अधिकार, सारे राइट्स मेरे, मैंने किया, तो आपको इस बात पे आपत्ति किस बात की है? जवाब इधर आओ। आप बिहार से हो ना? आप मछली या मटन खा करके अगर आप मुख्यमंत्री होते, मुख्यमंत्री मान लीजिए कि मैंने बना दिया या बन गए आप, हाँ, तो क्या आप खा करके उसे दिखाएंगे, ऐसे फ़ोटो लगाएंगे, या कुछ ज़रूरी बात की बात करेंगे, देश के युवाओं की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, रेप की बात करेंगे, मणिपुर की बात करेंगे, पता नहीं क्या क्या बात करेंगे, या इसके करेंगे? नहीं, अगर आप संवैधानिक पद पे हैं और कोई ऐसी आस्था की चीज़ें हैं जिससे किसी और की आस्था जुड़ी हुई है, उसको दिखाना गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर किसी की भी आस्था जुड़ी हो, जैसे आप मुस्लिम हैं, अगर हिंदुओं की आस्था उसके प्रति है तो आप उस चीज़ को ना दिखाएं और किसी की भी आस्था वाली चीज़ों को ना दिखाएं, बाकी और चीज़ों को दिखाएं। मेरा मानना है, देखो आपकी बात से मेरा मानना ये है कि एक तरफ एक आदमी ऐसा है जो गैर जरूरी मुद्दा ढूंढ रहा है, और आप हैं जो आप गैर जरूरी मुद्दा दे रहे हैं। नहीं, और दे रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए था उनको। नवरात्र चल रहा है या जो भी चल रहा है, उनको खाना है तो खुद से खाएं, या जिसको भी जो भावना है, दूसरे की भावना को आहत करना हमारा वो नहीं है अधिकार। हम खा रहे हैं, अपना खाएं, उस आदमी को मुद्दा चाहिए उलूल, मतलब फालतू के मुद्दे, तो उनको वो मुद्दा मिल रहा है जिस पे वो बात कर रहे हैं। चलिए आप इधर आइए, आप यहीं अलीगढ़ से हैं? हाँ जी, मैं क्या करते हैं आप? मैं वर्कर हूँ, काम करता हूँ अपने कपड़े काम करते हैं? स्टूडेंट नहीं हूँ। ये बताओ, ये मैंने सुना कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में बाहर के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, अलीगढ़ वाले कम पढ़ते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, बराबर है सर, मेरे जहाँ तक मैंने सुना है 19-20 का फर्क। चाचा आप बताओ, इधर आओ। ये बात सही है कि बाहर के बच्चे बेचारे मेहनत करके आते हैं, छचट के आते हैं, और यहाँ का आदमी तो वही मस्त है, अपना फल फ्रूट ढगल वगैरह लगाने में ही मस्त है। हाँ बताइए। मैं आपको बता दूं कि बाहर से भी लड़के अच्छे खासे आते हैं, क्योंकि हर शहर का लड़का यहाँ मिलेगा आपको, चाहे वो जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, उत्तर प्रदेश के किसी कोने की बात करें, हम हर जगह का लड़का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। लेकिन अलीगढ़ की जो लोकल की तादाद है वो भी माशाल्लाह बहुत है, 5500 की स्ट्रेंथ है। जो एक हॉल है NRC हॉल, कभी आप जाएंगे तो विजिट करिएगा, वहाँ हॉल डिनर भी होता है, हॉल फंक्शन भी होता है, तो उसमें तादाद नज़र आती है। उसके अलावा यहाँ की डे स्कॉलर लड़कियाँ भी हैं, NRC जिन लड़कियों कहते हैं हम, उनके लिए भी हॉस्टल अलाउड है। सुल्तान जहाँ हॉस्टल अलाउड है, ऐसा हॉल अलाउड है, क्योंकि उनका डिनर का जो फंक्शन रहता है वो हॉस्टल लड़कियों के साथ रहता है, क्यों लड़कियों को लड़कियों के साथ। आंकड़े तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये सच है कि अलीगढ़ में बाहर वाले जितना पढ़ते हैं जिस तरह पढ़ता है, तो उसकी वजह है ना, एक आप पढ़ने की वजह नहीं। आप एक बात बताइए, नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक डाइवर्स इंस्टीट्यूट है। हिंदुस्तान के अंदर जितने स्टेट्स हैं हर जगह से लोग आते हैं। अगर हम बात करें उसी डाइवर्सिटी के हिसाब से, तो हम अलीगढ़ की बात करें, एक मान लेते हैं सेक्शन, एक केरल मान लेते हैं, एक बिहार मान लेते हैं, एक बंगाल मान लेते हैं, एक कर्नाटक मान लेते हैं, एक हैदराबाद मान लेते हैं। अब बज़ाहिर बात है कि उनका प्रोपोर्शन हमसे ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा आएंगे ही आएंगे। कंपटीशन का रूल यही है, जो मेहनत करेगा वो आएगा। दैट्स हाउ दिस वर्क्स। तो आप चर्चा का विषय ऐसे देखिए, आप ऐसे देखिए कि किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, किन मुद्दों पर बात हो रही है। मुद्दे तो यहां हैं, बातें इन पर होनी चाहिए। इनसे बात करके कहीं भी किसी एक विश्वविद्यालय, एक कॉलेज, एक शहर से बात करके आप चुनावी मिजाज को भांप नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि देश की आवाम क्या सोच रही है। अलीगढ़ के AMU से जो मुझे बात समझ में आई वो ये कि मुद्दा वो नहीं है जिसे सार्वजनिक मंचों से आपको बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है। मुद्दा कुछ और है। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा विश्वविद्यालयों में शिक्षा का गिरता स्तर है। इस पर बात होनी चाहिए। मुद्दा अस्पतालों में महंगे इलाज पर का इलाज का है, बात उस पर होनी चाहिए। लेकिन बहस किसी और मसले पर हो रही है, बहस जो गैर जरूरी है। तो यहाँ से उम्मीद है इस चर्चा से आपको बात समझ में आई होगी कि देश के सियासत के ताले की चाबी किसके पास होगी। अलीगढ़ तमीज़, तहजीब और ताले का शहर है,
यहाँ से भी लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं, इसलिए कि अलीगढ़ ने दो देश की सियासी तिजारत को लिखा है, पाकिस्तान भी और हिंदुस्तान भी। यहाँ के जो लोग सोचते हैं उसका असर देश की मिजाज पर होता है। तो अभी छात्र संघ के इस अंक में बस इतना ही। कैमरामैन अभय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24।